जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला आखिरकार ईडी के जाल में फंस ही गए। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फारूक अब्दुल्ला के करीब 12 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद से कश्मीर की सियासत में उबाल आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कार्रवाई का विरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने फारूक अब्दुल्ला की जो संपत्तियां जब्त की हैं, उनमें 3 घर भी शामिल हैं। इनमें से एक घर गुपकार रोड, दूसरा तहसील कटीपोरा तनमर्ग और तीसरा भटंडी जम्मू में ही होना बताया गया है। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11 करोड़ 86 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि जिन पर कार्रवाई की गई है उनमें 2 अचल संपत्तियां आवासीय हैं, 1 व्यावसायिक संपत्ति है, जबकि 3 अन्य भूखंडों को भी अटैच किया गया। उन्होंने कहा कि इन जब्त संपत्तियों की कीमत 11 करोड़ 86 लाख रुपए है, लेकिन इनका बाजार मूल्य लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से इस पूरे मामले में ईडी ने कई बार पूछताछ की। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला से इस मामले में आखिरी बार अक्टूबर में श्रीनगर में पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई कार्रवाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस संबंध में कई ट्वीट्स किए और कहा कि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला इसको लेकर अपने वकीलों के संपर्क में हैं और इन सभी निराधार आरोपों से अदालत में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को लगता है वह निर्दोष हैं और मीडिया की अदालत या भाजपा के प्रतिबंधित सोशल मीडिया की अदालत के विपरीत वह निष्पक्ष जांच के हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी कैंप ने ऑल इज वेल जैसा माहौल बैठक शुरू होने से पहले ही बना दिया था। असंतुष्ट नेताओं के साथ सोनिया गांधी की 5 घंटे लंबी चली बैठक। राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की बात पर सोनिया गांधी गुट के नेताओं ने तालियां भी बजाईं, लेकिन असंतुष्ट नेता अपनी बात पर अडिग रहे और कोई नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस की दशा दिशा सुधारने के लिए चिंतन शिविर बुलाने जैसे सुझावों को तो सोनिया गांधी ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन संसदीय बोर्ड के गठन से लेकर पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की अपनी बात पर सोनिया चुप्पी साध गईं। शायद इसीलिए नेतृत्व के करीबी नेताओं ने जब राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की पैरोकारी करते हुए तालियां बजाईं, तब असंतुष्ट नेता मौन रहे। सोनिया गुट और असंतुष्ट खेमे के बीच इस पर सहमति जरूर बनी कि कांग्रेस में मौजूदा संकट के समाधान के लिए बातचीत का ये दौर आगे जारी रहेगा। पार्टी नेतृत्व को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस, कांग्रेस की कमजोर होती जमीन और असंतुष्ट गुट के नेताओं के पत्र विवाद के बाद सोनिया गांधी ने पहली बार इन नेताओं के साथ 5 घंटे की लंबी बैठक की। इसमें G23 के नेताओं के साथ सोनिया गांधी के कुछ करीबी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में असंतुष्ट खेमे की अगुवाई कर रहे गुलाम नबी आजाद ने आखिर में कहा कि बेशक पत्र में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई, मगर उनका समाधान निकलना बाकी है। कांग्रेस की मौजूदा गंभीर चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए आजाद ने पार्टी में समावेशी नजरिए के साथ सामूहिक नेतृत्व की बात उठाई। असंतुष्ट खेमे के नेता ने पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के इस दावे पर भी सवाल उठाए कि अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पार्टी में कोई विवाद नहीं रह गया। उनका कहना था कि जब विवाद नहीं तो 5 घंटे की ये बैठक क्यों हुई। सूत्रों ने कहा, कांग्रेस के मौजूदा संकट में तटस्थ भूमिका निभा रहे पी चिदंबरम ने बैठक में कहा कि पार्टी संसदीय बोर्ड का गठन अपरिहार्य जरूरत है। देश में एक तरफा राजनीतिक संवाद रोकने में कांग्रेस सक्षम साबित हो रही है। अहम राष्ट्रीय, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी का नजरिया तत्काल तय कर बीजेपी की चुनौती का जवाब देने के लिए संसदीय बोर्ड जरूरी है। संगठन के मौजूदा कमजोर ढांचे को दुरुस्त करने के लिए जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर कमेटियों के गठन को चिदंबरम ने जरूरी बताया। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने इस बैठक में असंतुष्ट नेताओं के साथ मेल मिलाप को लेकर ज्यादा गर्मजोशी दिखाई। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और हम सबको मिलकर पार्टी की चुनौतियों का समाधान निकालना है। वरिष्ठ नेताओं के साथ रिश्तों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस में अहम महत्व है और वह उनका पूरा सम्मान करते हैं। खासकर इनमें से कई वरिष्ठ नेता उनके पिता राजीव गांधी के दोस्त रहे हैं। वहीं अंबिका सोनी ने कहा कि राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष पद सौंप देना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री व दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने इससे सहमति जताई। तब अजय माकन, पवन बंसल, AK एंटनी जैसे करीबी नेताओं ने तालियां बजाईं।
जबकि असंतुष्ट खेमे के नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दिखाई। इस पर राहुल ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसे पूरा किया जाना चाहिए। इस बीच राहुल गांधी ने कमलनाथ के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की और कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते वह समझ रहे हों कि सरकार वह चला रहे थे, मगर सच्चाई ये थी कि बीजेपी आरएसएस के कलेक्टर एसपी शासन चला रहे थे। गहलोत से उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जबकि चिदंबरम को सन्न करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु में आप नहीं, द्रमुक चुनावी अखाड़े में दम लगा रहा है। पृथ्वीराज चौहान की कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव कराए जाने की मांग को बैठक में उठाते हुए कहा कि ये इसलिए जरूरी है ताकि जवाबदेही तय हो। अभी मनोनीत होने वाले नेताओं की नाकामी का दोष हाईकमान पर ही जाता है। चुनाव होगा तो नेतृत्व इसकी आंच से बच सकेगा। चौहान ने ही शिमला और पचमढ़ी की तर्ज पर चिंतन शिविर का सुझाव दिया, जिस पर सोनिया गांधी ने तत्काल हामी भर दी। G23 में शामिल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस संगठन में बड़ी संख्या में सचिवों की नियुक्ति जैसे कदमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनमें से कईयों को तो AICC के गार्ड भी नहीं पहचानते। उन्होंने कहा कि चाहे संख्या कम हो, मगर जाने पहचाने चेहरों को ही ऐसी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अमल करने को कहा तो ये बात शरद पवार को चुभ गई और उनकी पार्टी ने तुरंत कांग्रेस को निशाने पर लिया। महाराष्ट्र की 3 पार्टियों वाली सरकार में कांग्रेस शुरू से ही असहज महसूस कर रही है। वजह ये कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं और कांग्रेस के साथ उनका व्यवहार दोयम दर्जे का है। यही वजह है कि जब सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों से किए वादे को पूरा करने की मांग की तो शरद पवार की भवें तन गईं। एनसीपी के बदले तेवर को देखते हुए कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी की चिट्ठी को बातचीत के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि टकराव के रूप में। एनसीपी के रुख को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए आबादी के अनुपात में बजट आवंटन करने समेत 4 सूत्री पहल की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में शामिल होने के कारण हम इन सभी वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए ज्यादा सजग हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर इसलिए भी सुगबुगाहट तेज हो गई है क्योंकि एक साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने जनवरी में होने वाले ग्राम पंचायत चुनावों में अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र सरकार में पिछले काफी समय से कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस नेता राज्य में सरकार चलाए जाने के तरीके से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। राज्य के ज्यादातर नेताओं को लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार शिवसेना और एनसीपी के हाथों में चली गई है। महाराष्ट्र के लिए बनाई जा रही नीतियों में कांग्रेस को शामिल तक नहीं किया जाता। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के कल्याण के उपाय के लिए पत्र लिखे जाने के बाद एनसीपी ने कहा कि यह पत्र कांग्रेस नेताओं के बीच गलतफहमी का नतीजा हो सकता है, जबकि शिवसेना ने कहा कि राज्य में उनके और कांग्रेस के बीच में सब ठीक है। गांधी ने शुक्रवार को राज्य में एमवीए सरकार को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलाई, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक हिस्सा है। उन्होंने दलित और आदिवासी समुदायों के सदस्यों के कल्याण के लिए कुछ उपायों को लागू करने की मांग की। इधर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने इस पत्र को कांग्रेस द्वारा की जा रही दबाव की राजनीति की किसी भी बात से इनकार किया और कहा, यदि कांग्रेस पार्टी एक एजेंडा सामने लाई है जो महाराष्ट्र और राज्य के लोगों के हित में है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी के बीच की असहजता तब भी दिखाई दे रही थी जब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने कहा कि गांधी का पत्र नाराजगी नहीं बल्कि एक संवाद प्रक्रिया के हिस्से के रूप में था। कांग्रेस का रुख हमेशा समाज के गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के पक्ष में रहा है और गांधी का पत्र बातचीत का हिस्सा था कि कल्याणकारी उपाय कैसे किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कंगना रनौत बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं, किसी से भी पंगा लेने में संकोच नहीं करती। क्या फिल्म स्टार्स, क्या सियासी नेता, सबके साथ कंगना का रवैया एक ही जैसा रहता है। महाराष्ट्र सरकार के साथ कंगना की जुबानी जंग इतनी तीखी हुई कि नतीजे में बीएमसी ने उनके ऑफिस को तोड़ डाला। उसके बाद कंगना और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच काफी तनाव नजर आया, लेकिन वक्त ऐसे बदला कि कल तक कंगना के नाम से बिदकने वाली महाराष्ट्र सरकार कंगना के साथ खड़ी हो गई और उनके बचाव में दलीलें देने लगी। असल में मामला कंगना के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से बंद किए जाने के सुनवाई का है।
महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित किए जाने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। सरकारी वकील YP याग्निक ने कहा कि याचिकाकर्ता अली काशिफ खान देशमुख द्वारा की गई मांगे अस्पष्ट हैं और याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। वकील काशिफ खान देशमुख ने अपनी आपराधिक रिट याचिका में कहा कि ट्विटर के माध्यम से देश में नफरत फैलाने से रोकने के लिए कंगना के अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित या बंद कर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्विटर जैसे मंच के दुरुपयोग को रोकने के लिए देश के दिशा निर्देशों और कानूनों का पालन करने का भी निर्देश दिया जाना चाहिए। देशमुख ने रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के कई विवादास्पद ट्वीट का हवाला दिया, जिनसे उन्होंने कथित तौर पर समुदायों और राज्य तंत्र के खिलाफ घृणा भटकाने की कोशिश की थी। न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति MS कार्णिक की खंडपीठ के समक्ष बहस करते हुए देशमुख ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों पुलिस और महाराष्ट्र के अधिकारियों को पत्र लिखकर कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। देशमुख ने कहा कि कंगना रनौत के खिलाफ कई FIR लंबित हैं। पहले भी उन्होंने अपने फायदे के लिए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दुरुपयोग किया और वे अब किसान आंदोलन के साथ भी ऐसा ही कर रही हैं। लेकिन जजेस ने पूछा कि क्या ये IPL है। देशमुख द्वारा इनकार करने पर खंडपीठ ने कहा कि फिर हम किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावों के आधार पर आपराधिक मामले में कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। जजेस ने पूछा कि क्या ये PIL है। देशमुख द्वारा इनकार करने पर खंडपीठ ने कहा कि फिर हम किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावों के आधार पर आपराधिक मामले में कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि किसी भी तरह से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है। क्या ये जनहित याचिका है? यदि नहीं तो आपको व्यक्तिगत क्षति दिखानी होगी। ये आपको कैसे प्रभावित कर रहा है? सरकारी वकील याग्निक ने दलील दी कि याचिका में ये नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित ट्वीट ने जनता को कैसे प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही अस्पष्ट याचिका है। ट्विटर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कोई भी इस तरह की अस्पष्ट मांगे नहीं कर सकता। याग्निक ने कहा कि ये दलील सही नहीं है और इसका निपटारा किया जाना चाहिए। सियासत की स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी और शार्प शूटर अमित शाह के बीच की लड़ाई में बंगाल का किला है। गढ़ भले ही ममता का हो, लेकिन उनके ही दुर्ग को अमित शाह ने अपने चुनावी इंजीनियर्स की जो झांकी दिखाई वह बड़ी है। बंगाल में ममता को अगर बीजेपी बड़ी चुनौती देती नजर आ रही है तो उसके पीछे दिमाग अमित शाह का ही है। ममता पर शाह ने पूरा होमवर्क किया और अब उसी होमवर्क के बाद बंगाल की धरती पर सियासत प्रयोग करने उतरे हैं। बंगाल की आगामी राजनीतिक लड़ाई के लिए शनिवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है और इसे 2021 में नए इतिहास के ट्रेलर के तौर पर भी देखा जाने लगा है। अमित शाह ने मां काली का आशीर्वाद लिया, बंगाली अस्मिता को सिर झुकाकर प्रणाम किया, खुदीराम बोस को नमन किया, किसान के घर जमीन पर बैठकर भोजन किया और शक्ति प्रदर्शन करके चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। फाइनल चुनाव से पहले बीजेपी की राजनीति का ब्लूप्रिंट तैयार है। बीजेपी चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेगी, नैरेटिव क्या होगा, एजेंडा क्या है, अमित शाह ने गोल सेट कर दिए। बंगाल में शनिवार को बीजेपी का कुनबा और बड़ा हो गया जब 11 विधायकों के अलावा एक सांसद और एक पूर्व सांसद की पार्टी में एंट्री हो गई। अमित शाह का ये दौरा बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के बंगाल दौरे से कुछ दिनों के बाद हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक महीने में बीजेपी के 2 टॉप लीडर्स बंगाल पहुंचे। 2021 चुनाव के पहले अमित शाह के एक्शन पर TMC का बड़ा रिएक्शन आया। 7 दिसंबर को बंगाल में जिस मिदनापुर में ममता दीदी ने शक्ति प्रदर्शन किया था, उसी मिदनापुर में 19 दिसंबर को अमित शाह ने पार्टी समर्थकों के बीच क्रांतिकारियों को याद किया। 2014 में बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई और प्लान की पटकथा अमित शाह ने लिखी। लोगों को लगता है कि 2019 में बीजेपी का उत्थान चमत्कारी है, लेकिन अगर आप अमित शाह के बंगाल प्लान की टाइमलाइन को देखें तो क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद अमित शाह ने टास्क अपने हाथों में लिया जो शाह की टॉप प्रायोरिटी रहा। वो है बंगाल में बीजेपी की सरकार स्थापित करना। अमित शाह ने कई साल पहले 2016 में कोलकाता की एक रैली में ऐलान किया था, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर बीजेपी को उभारने के लिए मुद्दे गढ़े गए, वही मुद्दे जो बीजेपी की हिंदुत्व वाली प्रयोगशाला से निकले थे।
बंगाल में बीजेपी का उत्थान कोई संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। अमित शाह ने बंगाल प्लान की स्क्रिप्ट 2014 में लिख दी थी और उसके हर अध्याय में पहले बीजेपी को विकल्प के तौर पर स्थापित करना और फिर विकल्प से विपक्ष की भूमिका में आना, आखिर में बंगाल में परिवर्तन लाना। अपनी इसी रणनीति के हिसाब से अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी के विस्तार की संपूर्ण पटकथा लिखी। शाह की रणनीति 2014 के चुनाव में पक्ष में नहीं आई तो हताश होने की बजाय और पसीना बहाया। 2019 में मेहनत रंग लाई। दीदी के दुर्ग में शाह ने अपनी कुशल रणनीति का दम दिखा दिया। शाह की जमीनी पकड़ इसी बात से समझ सकते हैं कि 2019 के नतीजों से पहले ही परिवर्तन की भविष्यवाणी कर दी गई थी। अमित शाह ने बड़े लेवल पर चुनावी अभियान शुरू किया जो 2014 के बाद से लगातार चल रहा है। शाह ने 2014 से लेकर अब तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा बार बंगाल का दौरा किया। बंगाल में संगठन को नए सिरे से खड़ा किया। आज बंगाल से आ रही तस्वीरें और खबरें अमित शाह की 6 सालों की तपस्या का ही परिणाम है।